मैं प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं, मैं एक बात और कहूं, जैसी कि खबर है, जो योगी जी का योग वाला जो फोटो है जिसमें वो योग नहीं कर पा रहे हैं, और वो एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जबरदस्ती है कि सबको योग करना है, तो वो तो एक हुक्म निकल आता है कि सबको योग करना है। देवेंद्र फडणवीस आपके मुंबई से देखिए किस तरह का योग कर रहे हैं, नहीं। लेकिन खबर यह है कि योगी जी की उस फोटो को वायरल कराने में इन्हीं के जो प्रतिद्वंदी हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की रेस इनसे आगे निकलना चाहते हैं, थोड़ा इतना तेज दौड़ नहीं पाएंगे, थोड़ा मोटे हैं तो इसलिए नहीं दौड़ पाएंगे, वो भाई साहब इसके पीछे हैं। वो पूरा लगे हुए हैं कि वायरल करो जिससे इनकी इमेज खराब हो, क्योंकि वो किसी ना किसी स्टेट में उनको पता है वो गुजरात वर्सेस यूपी वाला मामला आएगा ही आएगा, कि भाई सन ऑफ द सॉइल की अगर बात आएगी तो वो एक मामला वहां पे मैंने कहा लोगों को बता दूं। एक हमारे दर्शक ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस को बैसाखियों की क्या जरूरत है। याद इसलिए दिला दूं, 84 में 2 सीटों वाली जनसंघ बीजेपी थी, बैसाखी नहीं। उसने तो दूसरे का सब कुछ लेके ही भाग गए। तो इसलिए किसको किसकी जरूरत है, पॉलिटिक्स होती है, ये कोई बैसाखियों की जरूरत, ये कोई इस तरह का रेटोरिक नहीं है। मैं प्रदीप जी आपसे एक चीज इसलिए पूछ रहा हूं, कल की अगर आपने वो देखी हो तो वहां पे राहुल गांधी नेता थे, उसमें अब कहीं कोई मुझे नहीं लगा शको शुबा है, क्योंकि जब वो प्रेस में भी आए बोलने तो नीतीश कुमार इंसिस्ट कर रहे थे कि आप बोलिए। राहुल गांधी कह रहे थे नहीं नहीं खड़गे जी बोलेंगे, खड़गे नहीं इंसिस्टेड। तो राहुल गांधी की वो जो सज्जनता है, जो उनका जो परवरिश है, उसमें ये नहीं कि लपक के माइक ले लिया और कोई कुछ है सबको हाथ पकड़ के पीछे करो, वो अध्यक्ष भी अगर है और हम आगे चढ़ रहे हैं। लेकिन वहां पे जो भी हुआ, जो आप फोटो सेशन देख लीजिए, उसके बाद की पेपरों में देख लीजिए, तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक इशू था कि राहुल गांधी की लीडरशिप में नहीं करेंगे, राहुल गांधी क्या है, ये मोर और लेस अब सेटल इशू है विपक्षी पार्टी में, प्रदीप जी? और एक टिप्पणी ऑन दी बैठक ऑल्सो। देखिए आनंद जी, जो आपने बात की इसमें ये बात तो जाहिर है कि कल की मीटिंग से सिग्नल तो मिले कि कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी की जो लीडरशिप है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी सबको, अगर आप विपक्षी एकता की बात करते हैं तो। क्योंकि पिछले 8 महीने में 10 महीने में जो ग्राफ राहुल गांधी का बढ़ा है वो किसी का नहीं बढ़ा विपक्ष में जितने भी नेता है। और रिसेंट जो सर्वे जितने भी आए उसमें सब ने दिखा राहुल गांधी वर्सेस मोदी का जो कंपेयर किया तो राहुल गांधी का ग्राफ उठा ही है। और उसमें सर्वे में आपको मालूम है और भी नाम होते हैं, नीतीश भी, ममता भी, केजरीवाल भी, तो सब कहीं नीचे थे। तो वो एक लोगों के बीच डिस्कशन का मुद्दा तो होता ही। अब आप ऐसे में उस शख्स को कहोगे आप पीछे हो जाओ, नहीं कोई और देंगे चेहरा, तो फिर वो मैसेज ही शुरू से गलत चला जाएगा। और दूसरी बात, कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि शायद राहुल गांधी को चुनाव ना लड़ने दिया जाए, डिस्क्वालीफाई, वो अलग बात है। अगर इनकेस वो डिस्क्वालिफिकेशन हट जाती है और फिर राहुल गांधी को ये कहा जाता है कि आप ये घोषणा कर दीजिए कि आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं बनेंगे, तो वो भी मेरे हिसाब से कांग्रेस के लिए सुसाइडल है। उससे बड़ी सुसाइडल स्टेप कांग्रेस कोई ले नहीं सकती। क्योंकि जो कांग्रेस रिजुनवेट हुई है, अभी सारी जो जोश आया है ना, वो तो सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के बाद ही आया है ना। उसके बाद जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है उसका रिजल्ट दिखा है। कर्नाटक में जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा गिरी उसमें 80% सीटें आपने जीती है। तो वो असर आपको अभी तेलंगाना में भी दिखेगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सब जगह दिखा। तो आप अगर उसी को दरकिनार कर दोगे तो फिर लोगों में जो जोश है वो चीज फिर वापस नहीं आएगी। दूसरी बात, तो राहुल गांधी ने जो पटना में पहले जो एक कार्यकर्ताओं को जो संबोधित किया उसमें एक बात बोली थी उन्होंने लास्ट में, अगर आपने ध्यान दिया होगा। वो बात अभी राहुल गांधी काफी वक्त से नहीं बोल रहे थे, इनफैक्ट कांग्रेस का कोई नेता नहीं बोल रहा था, कि कार्यकर्ताओं को जो संदेश दिया उन्होंने कि आपकी रक्षा करना हम नेताओं का फर्ज है। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि नेताओं के खिलाफ क्या क्या हुआ, विपक्षी नेताओं की कितनी कार्रवाई, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको भी बहुत तंग किया गया। छोटी छोटी बात पे उनके खिलाफ शिकायतें हुई, छोटी छोटी बात पे उनपे केस दर्ज हुए। तो आधे से ज्यादा कांग्रेस तो डर के मारे खत्म हो गई थी ग्राउंड लेवल पे। अब आप अगर सबसे बड़ा नेता ये संदेश देता है कार्यकर्ता को कि हम आपकी रक्षा करेंगे, तो इसका मतलब उसमें जोश आता है, वो दोबारा मैदान में आने के लिए तैयार होता है। तो ये भी बहुत अहम था कल जो राहुल गांधी ने कहा। दूसरी बात, अब बैठक में जो बात की आपने, कल मैं और धनंजय भाई एक और प्लेटफॉर्म पे बैठे थे, तो हम भी वहां यही बात कर रहे थे कि अगर आप ओवरऑल देखा जाए ना, अगर ये विपक्षी एकता होती है इंक्लूडिंग केजरीवाल, तो भी इसका नुकसान कांग्रेस को ही है। और अगर केजरीवाल बाहर जाते हैं तो उसका नुकसान भी कांग्रेस को ही है। क्योंकि जहां भी केजरीवाल हिस्सा मांगेंगे वो मांगेंगे कांग्रेस, जहां कांग्रेस, दिल्ली और पंजाब जहां कांग्रेस मजबूत है। और अगर नहीं साथ चलते बाहर जाते
तो नुकसान कांग्रेस वाले इलाके में ही है, वो मध्य प्रदेश में भी जाएंगे, राजस्थान में भी जाएंगे, छत्तीसगढ़ में भी जाएंगे, और दिल्ली पंजाब में तो है ही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस ने कोई स्टैंड लिया है तो इसका मतलब जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं जो एक केजरीवाल को साथ लेने की कोशिश कर रही है, उन्हें ये बात कांग्रेस पे छोड़ देनी चाहिए कि अगर वो कांग्रेस को, क्योंकि नुकसान और फायदा दोनों दोनों हाल में तो कांग्रेस को ही नुकसान, तो अगर वो कांग्रेस स्टैंड ले रही है कि नहीं हम बिना केजरीवाल के चलेंगे, रिस्क लेने को तैयार है, तो चले जाना चाहिए मुझे लगता है बाकी पार्टियों को। और दूसरी बात, आज दिन में मेरी पंजाब के बड़े सीनियर लीडर से बात हो रही थी, वो कुछ 6 महीने पहले तक कांग्रेस में थे, 6-8 महीने पहले तक। उन्होंने एक चीज बोली थी जो हो सकता है बायस हो, लेकिन एक बात सोचने वाली है। उन्होंने कहा 2 चीजें हैं जो केजरीवाल का जो स्टेप है वो थोड़ा सा गलत लग रहा है। एक तो ये लग रहा है कि शक हो रहा है लोगों में कि बीजेपी की जो अचानक से बौखलाहट निकले कि बीजेपी इस मीटिंग को लेकर इतना क्यों बोल रही है, और अमित शाह इतना बोल रहे हैं, स्मृति ईरानी बोल रही है, अनुराग ठाकुर बोल रहा है। तो जो लोग कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल उन्हीं के एक रिप्रेजेंटेटिव बन के कहीं विपक्षी एकता में तो नहीं घुस रहे थे, कहीं वो बात सच तो नहीं रहेगी? अगर केजरीवाल बाहर निकल गए तो फिर उनका अंदर की कोई खबर नहीं रहेगी, कोई कुछ नहीं रहेगा, और ना वो मैनिपुलेट कर पाएंगे चीजें। और दूसरी चीज उन्होंने जो बोली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगी कि अगर देखिए केजरीवाल अगर इतने ही समझदार नेता है तो उन्हें ये कहना चाहिए बैठक में कि देखिए हो सकता है अभी कांग्रेस जो ऑर्डिनेंस को जिसको लेकर बात कर रहे हैं अध्यादेश को लेकर, हो सकता है कांग्रेस का जो स्टैंड है वो क्लियर है, क्योंकि उन्हें जो प्रदेश की यूनिट है उनकी बात माननी है, दिल्ली यूनिट हो चाहे पंजाब यूनिट हो वो हो सकता है एब्सटेन करे वोटिंग से। लेकिन केजरीवाल को ये कहना चाहिए, ये शर्त रखनी चाहिए कि देखिए अगर बीजेपी पावर से हटती है 24 में और विपक्ष पावर में आता है तो ये शर्त रखिए कि पावर में आते ही जो भी बीजेपी अध्यादेश पास कराती है, पारित कराती है, उसको वापस लिया जाएगा। उस चीज पे हो सकता है कांग्रेस भी मान जाए, उस चीज पे हो सकता है बाकी पार्टियां सभी मान जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फारूक उमर अब्दुल्ला जो कल नाराज हुए थे वो भी मान जाएंगे कि ठीक है पावर आने के बाद उसको वापस लिया जाए। लेकिन आप ये कह रहे हो कि नहीं सबसे पहले इसी पे डिस्कशन करें, इस पे कांग्रेस स्टैंड ले, ये ब्लैकमेलिंग है। ये ब्लैकमेलिंग मतलब कि आप जो है जबरदस्ती कर रहे हैं, तो किसी के इशारे पे कर रहे हैं क्या जबरदस्ती? क्योंकि आपको भी मालूम है कि होगा नहीं, और उसके बाद तुरंत पहली बैठक के बाद ही आप ऐसा बयान जो है वो जारी कर देते कि अगर कांग्रेस स्टैंड नहीं लेती है तो हमारा उनके साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए दोनों ही सूरतों में मुझे लगता है नुकसान कांग्रेस का है। कांग्रेस अगर स्टैंड ले रही है तो विपक्षी बाकी पार्टियों को इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेजर प्लेयर तो है कांग्रेस ही। मेजर प्लेयर आप 24 के हिसाब से देख रहे हैं, बात वही आ जाती है कि अटक के मामला तो सिर्फ और उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल का है, बाकी ऑलमोस्ट सेटल है सब जगह पे कि किसने क्या किसका क्या रोल होगा। वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश 2 राज्य हैं आपको सेटल करने के लिए, अगर वो दोनों सेटल हो जाते हैं तो फिर मेरे को लगता है 2-3 मीटिंग में ही ये सारी चीजें फाइनलाइज हो जाएगी। और उसके बाद फिर नीतीश कुमार खड़गे और जो सीनियर लीडर हैं इनकी गाइडेंस में मुझे लगता है विपक्षी एकता को ज्यादा मुश्किल नहीं बनेगा, और वक्त भी अभी है, 8-10 महीने का वक्त है चीजें ठीक करने का। अगर कुछ कमी भी रह जाती है तो फूफा जी को नाराज रहने दीजिए, फूफा जी नाराज है तो नाराज ही रहने दी, खुद माने, क्योंकि फूफा जी वो फूफा जी लग रहे हैं अभी कि एक होता ना कि जो कहता है मैं रिश्ता लेके आया था, मेरे रिश्ते को मना करके आपने दूसरा रिश्ता किया इसलिए मैं नाराज हूं। तो आप बीजेपी का रिश्ता लेके आए थे या जो भी था उनको रहने दीजिए कि बोलिए आप जब आपको ठंडे हो जाए आप तो आ जाइएगा, आपका स्वागत है। प्रदीप जी मैं एक आपसे चलते चलते एक क्वेश्चन और समझ लूं। एक बात और हो रही है, मैं कम से कम उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं बाकी कि यहाँ पे बहुत से एमपीज केवल मोदी जी के नाम पे जीते थे, केवल मोदी जी के नाम पे। मैं उसमें एक नाम ले लूं, रवि किशन जी गोरखपुर से जीते थे, उनका कुछ नहीं है, केवल मोदी जी के नाम पे थे। आज जब मोदी जी की शाइनिंग कम हो रही है, वो चमक कम हो रही है, तो दिक्कत एक बीजेपी को बड़ी दिक्कत आने वाली है। उनको कैंडिडेट्स की दिक्कत होगी, उनको ऐसे कैंडिडेट जिनका अपना भी कुछ जनाधार हो और दोनों मिलके जीत जाएं, ऐसे लोग मिलना मुश्किल हो जाएगा। और मेरे ख्याल में एक प्रश्न यह है, और दूसरा एक प्रश्न आपसे, दोनों चीजें एक साथ जवाब दे दीजिएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज है। बराक ओबामा ने अपने उस इंटरव्यू में क्या कहा? उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा ये स्प्लिट होगा अगर आप इस तरह की पॉलिसीज को आगे परस्यू करेंगे जो डिवाइसिव पॉलिसी है। उन्होंने एथनिक माइनॉरिटी की बात की, लेकिन जो बात आप मणिपुर में कर रहे हैं, जो जिस तरह का बिहार का धनंजय जी बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश आप जो लड़वाने का काम कर रहे हैं, तो इस कहीं ना कहीं नफरत बहुत ज्यादा हो रही है। मैं दोनों चीजों पे आपका एक संक्षिप्त वो, मोदी जी की चमक कम होने से बीजेपी के लिए समस्या कि आप किसको कैंडिडेट कहां से लाएं, अच्छे कैंडिडेट, और दूसरा ये जो बराक ओबामा क्या को एक खतरा लगता है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड में आपस में स्प्लिटिंग शुरू हो जाएगी, जो मणिपुर और बिहार और सब जगह दिख भी रहा है।
आनंद जी, आपके सवाल पे आने से पहले मैं दो छोटी छोटी चीजें ऐड करना चाहूंगा। एक तो ये कि देखिए आनंद जी, क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ, यहाँ पर नरेंद्र मोदी तकरीबन 2 साल प्रभारी रहे हैं। तो यहाँ एक बीजेपी के एक नेता ने मुझे बताया था कि वो जो हिंदी भी लिखते थे ना, गुजराती में लिखते थे उसको, जो हिंदी में बोलना होता था उसको गुजराती में लिखते थे। तो मुझे लगता है जो उनकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना, जो भाषा की आपने बात की, वो अंग्रेजी भी गुजराती में लिखी जाती है। तो वो इस वजह से जो है ना, वो इन्वेस्टिगेटिंग वर्ड और इस तरह के वर्ड जो है वो निकल जाते हैं। और दूसरी बात, मुझे ये शक है कि जो मणिपुर की स्थिति को जिस तरह से निकलने दिया जा रहा है, और बीच बीच में आप देखिएगा बयान आ रहे हैं कि म्यांमार से 300 उग्रवादी आए हैं, 350 उग्रवादी आए हैं। कहीं कुछ पुलवामा के स्टाइल का या सर्जिकल स्ट्राइक का कुछ उसी तरह के कुछ खेल देखने को मिल सकता है। मुझे ऐसा डाउट लग रहा है, मणिपुर के बहाने दोबारा राष्ट्रवाद को जिंदा करने की कोशिश की जा सकती है। अब आपके सवाल की बात देखिए, ये तो बात पक्की है कि आधे से ज्यादा चेहरे तो बीजेपी के मोदी के नाम पे जीतते थे, नो डाउट। रवि किशन जिनका आपने जिक्र किया, अकेले नेता मैंने ऐसे देखे जिन्होंने आदि पुरुष की भी तारीफ की, आदि पुरुष फिल्म की। तो आपको बहुत सारी चीजें ना अगले 6-8 महीनों में ऐसे कई कैंडिडेट ऐसे भी मिलेंगे बीजेपी से कि जो कहेंगे कि मैं बस अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मैं संगठन में काम करना चाहता हूं, चुनावी राजनीति नहीं लड़ना चाहता। सबसे आसान जो है वो यही स्टेटमेंट है। तो ऐसे कई नेता आपको मिलेंगे। और दूसरी बात, आपने कहा यूपी हो गया या इस तरह के हो गया, यहाँ अभी भी थोड़े से मिल सकते हैं, लेकिन जहां टाइट कंपटीशन है ना, वहां कैंडिडेट मिलने ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। जैसे वेस्ट बंगाल में मुश्किल हो जाएंगे आपको मिलने के लिए, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, यहाँ पर बीजेपी को सबसे ज्यादा मुश्किलात आने वाली कैंडिडेट मिलने में, क्योंकि अपने बेस वाले वहां नेता है ही नहीं कोई। आप तो छोड़िए, एमपी को तो छोड़िए, आपकी मिनिस्ट्री में, मंत्रिमंडल में 4 चेहरों को छोड़ दीजिए तो बाकी किसी को पता ही नहीं लोगों को कि हमारे मंत्री, इस मंत्रालय का मंत्री कौन है। तो फिर जब मंत्री अपना बेस नहीं बना पा रहे तो एक साधारण एमपी क्या बनाएगा। दूसरी बात रही बराक ओबामा वाली। देखिए बराक ओबामा वाला जब मामला हुआ हेमंत बिस्वा शर्मा का, तो मुझे तब भी याद, हमारे मुंतशिर साहब ही आए, तो उन्होंने एक डायलॉग लिखा था ना, लंका लग गई। तो मैं उनको कहना चाहता था कि मुंतशिर साहब, इसको बोलते हैं लंका लगाना। 4 दिन की मोदी जी की जो भी उन्होंने वहां किया, उस पर एक ट्वीट ने ऐसे लंका लगा दी उनके पूरे ट्वीट की, कि आज वॉशिंगटन पोस्ट इतनी बड़ी खबर छाप रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा के एक ट्वीट को लेकर। तो देखिए इंटरनेशनली ये मैसेज तो बहुत, इस पूरे टूर में मुझे आनंद जी, जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ 23-24 साल से, मुझे नहीं लगता कि किसी भारत के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री की अमेरिका में इतना विरोध हुआ जितना इस बार मोदी जी का विरोध हुआ। वो चाहे महिलाओं के पे हुआ हो, चाहे मणिपुर के मामले पे हुआ, चाहे माइनॉरिटीज को लेके हुआ हो, इतना विरोध मैंने नहीं देखा किसी और प्रधानमंत्री का हुआ। मुझे नहीं मालूम 84 के बाद जब राजीव गांधी गए थे सिख दंगों को लेकर, तब हुआ था या नहीं हुआ था मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मैंने जब सर्च किया तो पता लगा कि इतना विरोध उनका भी नहीं हुआ था जितना इस बार विरोध देखने को मिला। तो पहले ही आप इंटरनेशनल जो है वो सुर्खियों में थे, इस चीजों को लेकर बने हुए थे सुर्खियों में। फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल का जवाब दिया, क्या पूछा गया था, क्या जवाब दिया, वो भी एक सुर्खियां बनी, इंटरनेशनल सुर्खियां उन्हीं चीजों को लेकर बनी। तो ऊपर से आपका इस तरह का ट्वीट होता है, वो भी बराक ओबामा जैसे लीडर के लिए, जिस लीडर को आप खुद अपना चड्डी बड्डी करते थे और पूरी दुनिया उनको मानती है कि उनका स्टेचर क्या है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई कहता है ऐसी बात, तब तो बात समझ में भी आती कि चलिए डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही कि कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन बराक ओबामा की बात पे इस तरह का रिएक्शन, तो लंका तो लगाई दी। और साथ में जो एक डाउट और हो रहा है कि आते साथ शायद हेमंत बिस्वा शर्मा की अब नौकरी जा सकती है। वो बोलते हैं मामला वैसे लगती है कि हो सकता है उनकी नौकरी ना चली जाए बेचारों की आगे, क्योंकि एक तो फिर मैसेज देने की भी कोशिश होगी, और दूसरी बात, अब मणिपुर में जो मामला अगर हाथ से निकल रहा है सरकार के, उसको लेकर भी मैंने सुना है कि हेमंत बिस्वा शर्मा से नाराज हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी लगाई थी वहां संभालने की। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने जब कहा था, जब मुख्यमंत्री की कुर्सी मांगी थी, कि मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट देखूंगा, तो वो पूरा नॉर्थ ईस्ट अभी जिस तरह से हाल से निकल रहा, तो इन 2 वजह से मुझे लगता है इसकी बलि चढ़ सकते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। अभी ना चढ़े, लेकिन 2-4 महीने में आपको दिख सकते हैं। जी 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 प्रदीप जी, लेकिन उसका एक आर्गुमेंट और भी चल रहा, आर्गुमेंट मतलब एक बात और भी चल रही है कि जैसे ओबामा जी के लिए माना जा रहा है कि वो बाइडेन साहब ने जानबूझ के, क्योंकि ओबामा के समय ही वो 8 साल उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, बहुत अच्छा तालमेल है पॉलिसी के लिए या उसके लिए, वो हरदम ओबामा से बात करते हैं, ओबामा गाइड भी करते हैं। एक ये भी बात कही जा रही है कि बाइडेन ने बहुत सी चीजें इस बार इसलिए दिख रही हैं कि बाइडेन चाहते थे कि भाई ये तो लेन देन का मामला है, व्यापारिक है, इस पे खुद नहीं बोले, लेकिन उनसे कहलवा दिया जो उनको कहना था। उसी तरह से बोले एक चीज और मैंने कल किसी चैनल पे सुनी थी, यूएस से ही कोई एक्सपर्ट बोल रहे थे
कि प्रधानमंत्री मोदी को इस बार मैसेज पहले दे दिया गया था कि इस बार जो आप गले लगने वाला चीज है ना, उसको मना कर दिया गया था कि वो चीज मत करिएगा। फिर भी उन्होंने एक बार बाइडेन को तो गले लगाया, बाकी आपको गले लगाने वाली एक्टिविटी नहीं दिखी, तो वो मैसेज पहले दे दिया गया था। ये भी सुनकर थोड़ा सा मुझे हैरानी हुई थी जी। वो डॉक्टर रुचिरा गुप्ता थी, अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा, जो जी जी जी, हाँ, बड़ी एक्टिविस्ट है, बड़ी जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि इस बार पहले कहा गया था गले अले मत मिलना करिए आप। खैर, मैं इस बात पे एक और चीज कह रहा हूं कि जैसे ओबामा से अगर बाइडेन साहब अपनी बात कहलवा सकते हैं, तो मुझे एक शक ये भी है कि ये मोदी जी हेमंत बिस्वा शर्मा से अपनी बात कहलवा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई वापस जाऊंगा तो मुसलमानों को, देखिए सारा खेल तो मुसलमानों को गाली देके वोट वसूलने का है ना, तो इसलिए इसको भी आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि ऊपर से कहा गया होगा कि जरा गाली दे दो तुम वहां। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन टाइमिंग पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि एक बार अगर वो यूएस से निकल जाते हैं उसके बाद देते तो शायद फिर ये आपको वाली बात पे ज्यादा नहीं, अब तो वो इजिप्ट या कहीं, अरे नहीं फोटो आपको कल परसों में मिल जाएगी। इजिप्ट गए हैं, कुछ हैट मालूम नहीं क्या लगा के फोटो आएंगे। इजिप्ट या कहीं ऐसी जगह गए हैं, कोई सीरिया या इजिप्ट, नहीं इजिप्ट गए हैं शायद।